हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। एसएससी सेक्शन 2 क्लॉज 7। पर्सन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर्सन में 7 कैटेगरी हमारे पास थी: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो 7 पर्सन है, इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इनकम टैक्स एक्ट से टैक्स फ्री रखा गया है। जैसे मैंने ट्रस्ट का एग्जांपल दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल दिया था, यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इन्हें इनकम टैक्स एक्ट से बाहर रखा गया अगर ये कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं जो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 13 में कवर की गई हैं, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट से बाहर रखा गया है पूरी तरीके से, या कुछ इनकम, उनकी कुछ इनकम को टैक्स से बाहर रखा गया है। बट जो व्यक्ति इन 7 कैटेगरीज में कवर है, जो पैसा कमा रहा है और जिस व्यक्ति की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं रखी गई है, ठीक है, तो इन शॉर्ट एक व्यक्ति जो टैक्स पे करेगा उसे कहा गया बेटा एसएससी। तो पहले पर्सन बनना जरूरी है, यह भी ध्यान रखना है कि उसको इनकम टैक्स एक्ट से एग्जेम्प्ट ना रखा गया हो आउटराइटली, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, ठीक है, और अगर वो टैक्स पे कर रहा है, मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एसएससी, उसे कहा जाएगा एसएससी। अब देखिएगा यहां पर एसएससी का मतलब क्या होता है। एसएससी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(7) में, याद रहेगा तो वेल एंड गुड। बार बार मैं कहता हूं, नहीं याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो एसएससी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आपको दिया गया है। एसएससी की डेफिनेशन बेटा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब यहां पर पहला पार्ट कहता है एसएससी मींस, मतलब जो व्यक्ति एसएससी मींस में कवर है वो तो एसएससी है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसएससी माना जाएगा। एसएससी इंक्लूड्स, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं एसएससी डेफिनेशन में, ये हाइब्रिड डेफिनेशन है। हाइब्रिड डेफिनेशन में मीन, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव दोनों का इकट्ठा लिया जाता है। तो एसएससी मींस, एसएससी का मतलब क्या है, एसएससी मींस एवरी पर्सन। तो बेटा देखा, पहले पर्सन होना जरूरी है। एवरी पर्सन फ्रॉम whom टैक्स और any other sum, any other sum is payable under इनकम टैक्स एक्ट, आईटीए, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी व्यक्ति जो अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स पे कर रहा है या कोई दूसरा अमाउंट पे कर रहा है, उसे एसएससी कहा जाएगा। अब दो पॉइंट है बेटा, इन शॉर्ट तो हम कहते हैं एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी, बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है उसको एसएससी कहा जाएगा। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मतलब एग्जाम्पशन लिमिट से बहुत ज्यादा है, जो रिबेट है उस वो भी एग्जॉस्ट कर चुका है। तो एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 6 लाख रुपए है, ठीक है, ये व्यक्ति टैक्स पे करेगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसे वो कहलाएगा एसएससी। ये बड़ा सिंपल है। तो एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी। मगर यहां पर डेफिनेशन में एक और पॉइंट है, एनी अदर सम। डेफिनेशन में एक और पॉइंट है बेटा, एनी अदर सम। कुछ सिचुएशन क्रिएट की गई है, कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर रहा है, मगर अगर वो कोई दूसरा अमाउंट पे कर रहा है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये अदर सम क्या है जरा इसको देखिए। एनी अदर सम, एनी अदर सम मतलब इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी। देखिए भाई, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 3 तरह के अमाउंट होते हैं। एक होता है इनकम, एक होता है क्या, टैक्स। टैक्स अगर टाइम से पे नहीं किया तो उस पर क्या लगती है, इंटरेस्ट लग सकता है। और अगर टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट का कोई कानून तोड़ा है, ठीक है, कोई सेक्शन तोड़ा है, तो उसमें क्या लग सकती है, पेनल्टी। अब जनरली क्या होगा, जनरली एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है, अगर टैक्स लेट पे कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बेटा वो तो ऑलरेडी, क्योंकि उसको टैक्स पेबल है, तो वो एसएससी बन चुका है। मगर क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर एक व्यक्ति टैक्स ना पे कर रहा हो फिर भी एसएससी बन जाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति को टैक्स पे नहीं करना, एक व्यक्ति को टैक्स पे नहीं करना, समझिएगा, और एक व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता, मगर उसके पास मल्टीपल परमानेंट अकाउंट नंबर है। आप समझ रहे हैं, पैन,
एक व्यक्ति एक ही पेन रख सकता है। पहले बहुत होता, पहले मल्टीपल पेन इशू हो जाते थे, गवर्नमेंट ने कहा था अगर आपके पास एक से ज्यादा पेन है सरेंडर कर दीजिए। अगर एक व्यक्ति के पास मल्टीपल पेन है तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 2 लाख रुपए है, मतलब एग्जामिशन लिमिट से कम है, ही इज नॉट एबल टू पे टैक्स। मगर उस व्यक्ति के पास 2 पेन आ गए, उसने व्यक्ति ने के पास 2 पेन है, तो यस डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। तो वो टैक्स पे नहीं कर रहा, बट क्योंकि ही इज लायबल टू पे एनी अदर सम इन द इनकम टैक्स एक्ट, एनी अदर सम मतलब पेनल्टी, तो उसे एसएससी कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति टैक्स पे करता है वो तो एसएससी है। अगर कोई व्यक्ति अंडर इनकम टैक्स एक्ट कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल है, ठीक है, विदाउट एनी टैक्स, तो उसको भी एसएससी कहा जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा। In general, every person who is liable to pay tax is called SSC, but technically every person from whom any tax or any other amount under income tax act is payable is called SSC. ठीक है? Okay, ये तो पहला पॉइंट हो गया। SSC means, अब SSC includes, बेटा ये तो एक्चुअल एसएससी था, ये तो एक्चुअल एसएससी था। अब हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, अब हम सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको एसएससी माना जाएगा, जो शायद एसएससी नहीं है, जो शायद एसएससी ना हो अपनी कैपेसिटी में, मगर उसको एसएससी माना जाएगा। एसएससी इंक्लूड्स, ठीक है, कुछ डीमिंग प्रोविजन हमारे पास है। फर्स्ट पॉइंट, नोट्स जो दिए गए हैं उनको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, रेफर करिए। इन एडिशन टू एसएससी, इन एडिशन द एसएससी इंक्लूड्स, ऊपर लिखी हुई डेफिनेशन में और क्या शामिल किया जाएगा? नंबर 1 पॉइंट ए, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम अंडर whom any proceeding under the act has been taken for the assessment of his income or loss। हर व्यक्ति जिसके अगेंस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है उसको एसएससी माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। तो इसका पॉइंट क्या लिखना है? एवरी पर्सन अगेंस्ट होम एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, एक बार नोट से गो थ्रू कर लीजिएगा, ये थियोरेटिकल है, पूरे 3 पॉइंट समझा मैं यहां पर हूं। पहला पॉइंट क्या है समझिएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने लेटर भेजा, इनकम टैक्स एक्ट ने लेटर भेजा सोहन को और मोहन को। सोहन के लेटर में लिखा था डज योर इनकम एक्सीड टैक्स फ्री लिमिट। मोहन को जो लेटर दिया गया उसमें लिखा था एज पर our records your income exceeds tax free limit and we are starting assessment, assessment मतलब calculation of tax, we are assessment। ठीक है, असेसमेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे आकर मिलिए। अब सोहन को तो लेटर का जवाब देना है, मोहन को कहा गया कि देखो मोहन, ये दोनों दोस्त हैं, सोहन मोहन दोनों दोस्त हैं, ठीक है। सोहन के पास एक लेटर आता है डिपार्टमेंट से, सोहन से एक सवाल पूछा जाता है क्या आपकी इनकम एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर रही है, कृपया जवाब दीजिए। मतलब एक सिंपल इंक्वायरी लेटर बेटा, ये जो है ना, ये सिंपल इंक्वायरी लेटर है। मगर जो मोहन को दिया गया है, दे आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, रादर ये कहेंगे कि देखिए मोहन, हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ये पता लगा है कि आपकी इनकम एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा है, आप अपनी रिटर्न भी सबमिट नहीं करते हैं, हम आपकी असेसमेंट शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम आपकी असेसमेंट क्यों ना शुरू करें, आपसे टैक्स क्यों ना चार्ज किया जाए। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा मगर डिफरेंट वे में पूछा जाएगा। ठीक है, अब मोहन को बेसिकली बच्चे जो दिया गया है, दिया गया है, ये दिया गया है बेटा, ये
इसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस कहा जाता है, ठीक है। शो कॉज नोटिस ये इंक्वायरी लेटर नहीं है, मतलब प्रोसीडिंग इनिशिएटेड, ऐसे प्रोसीडिंग स्टार्टेड। मिस्टर मोहन के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है बेटा वो स्टार्ट हो चुके हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो हर एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट उसकी इनकम या लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट कर चुका है, स्टार्ट कर चुका है, उस व्यक्ति को भी एसएससी कहा जाएगा। तो यहां पर मोहन भी क्या हो जाएगा, एसएससी। बाद में चाहे मोहन, ये देखो, या तो मोहन इमीडिएटली जाकर लेटर दिया है कि सर बताइए क्या प्रोसीडिंग है, मेरी ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो अगर वहां पर असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो प्रोसीडिंग है उसे क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बट जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर दैट पीरियड उसे क्या कहा जाएगा, उसे एसएससी कहा जाएगा। अगर उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप हो जाती है, जो प्रूफ थे वो पता लगता है वो गलत है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, तो जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, ही विल नो मोर बी एन एसएससी, ठीक है। बट अभी जब लेटर इश्यू हो चुका है, ठीक है, प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का, तो क्या होगा, ये एसएससी होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, नोट्स में एक बार पढ़ेगा, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एक व्यक्ति जो एसएससी नहीं है मगर उसको एसएससी मान लिया जाता है, बेसिकली जो पॉइंट बी में कवर होता है बेटा, पॉइंट बी में कवर होता है, इसे ये क्या है, डीम्ड टू बी एन एसएससी, डीम्ड टू बी एन एसएससी। एक व्यक्ति जो एसएससी नहीं है मगर उसे एसएससी मान लिया जाता है, यहां पर बेसिकली जो कवर होते हैं वो कवर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जनरली, जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रिप्रेजेंट किए जाते, जो क्रिएट किए जाते हैं, वो जनरली ऐसे व्यक्तियों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दो भाई हैं, ठीक है, या चलो अब दोबारा एग्जांपल वही लेते हैं, सोहन एंड मोहन दो भाई हैं, ठीक है। अब पॉइंट ए खत्म हो गया, पॉइंट बी की बात करें, सोहन एंड मोहन ब्रदर्स हैं, ठीक है। ये जो सोहन है ये रहता है यूएसए में, ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। और जो मोहन है ये इंडिया में ही रहता है परमानेंट। अब मोहन की अपनी इनकम 10 लाख रुपए, समझना, मोहन की अपनी इनकम 10 लाख रुपए है, तो मोहन क्या है, मोहन अपनी इनकम के लिए है एसएससी। मोहन अपनी इनकम के लिए क्या है बेटा, एसएससी, क्योंकि मोहन पैसा कमाता है और उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, तो मोहन एक एसएससी है। सोहन की इनकम इंडिया में है 4 लाख रुपए, समझना, सोहन की इनकम इंडिया में है 4 लाख रुपए। क्योंकि सोहन भारत का नॉन रेजिडेंट है, ये आगे पढ़ेंगे, सोहन भारत का नॉन रेजिडेंट है, तो जो वो यूएसए में पैसा कमा रहा है वो तो यूएसए में ही टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। मगर जो पैसा सोहन इंडिया में कमा रहा है, ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, कि अगर पैसा इंडिया में कमाया जाता है तो आप चाहे रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, टैक्स इंडिया में पे करेंगे। तो सोहन की कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में है जिस प्रॉपर्टी पर उसे रेंट आता है, और क्योंकि वो रेंटल इनकम इंडिया में क्रिएट हो रही है तो टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। तो सोहन की इनकम है 4 लाख जिसके ऊपर टैक्स बनता है। अब सोहन तो रहता है यूएसए में, तो सोहन क्या कहता है, सोहन कहता है भाई देखो मोहन, मैं तुम्हें एक एट पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे फेवर में कर देता हूं कि मेरी जितनी भी डेट, जो भी मेरी कार्रवाई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, वहां पर तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे, तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे। तो अब समझना, यहां पर मोहन अपनी इनकम का जो टैक्स भरेगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, वहां पर मोहन एक्चुअल एसएससी है। मोहन कौन है, मोहन यहां पर फॉल करेगा, ठीक है, मींस की पार्ट में बेटा यहां फॉल करेगा। मगर सोहन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर इनकम टैक्स एक्ट, तो इस 4 लाख रुपए के लिए मोहन एसएससी नहीं है, वो अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्स सोहन की पॉकेट से ही जाएगा। मगर यहां पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो यहां पर फॉर दिस 4 लाख मोहन इज डीम्ड एसएससी, डीम्ड टू बी एन एसएससी
भाई ऐसे नहीं मान लिया जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर पेपर वर्क होते हैं। एक पेपर साइन किया जाएगा जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी सोहन की तरफ से, और मोहन उसको एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा कि ठीक है मैं सोहन को रिप्रेजेंट करूंगा, अपने भाई को रिप्रेजेंट करूंगा बिफोर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जब कोई लेटर आना होगा, वो लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोहन के पास यूएसए में नहीं भेजेगा, वो किसके पास भेजेगा? मोहन के पास। ठीक है, सोहन के नाम से आएगा मगर किसके पास? मोहन के पास। ठीक है, फाइनली जो भी टैक्स है वो सोहन की पॉकेट से जाने वाला है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के लिए बेटा वर्ड यूज होता है। थर्ड पॉइंट ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एग्जाम में आपसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, और ये बार बार पढ़ने में भी आपको आएगा। जब हम टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, पीजीपी पढ़ेंगे, तो वहां पर ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा। सी पॉइंट, डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। एक व्यक्ति जो अपनी गलती के कारण एसएससी मान लिया जाता है, एक व्यक्ति जो अपनी गलती के कारण एसएससी मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। XYZ लिमिटेड की इनकम 10 करोड़ रुपए है। XYZ लिमिटेड की इनकम 10 करोड़ रुपए है। तो बेटा इस 10 करोड़ रुपए के लिए XYZ लिमिटेड क्या है? XYZ लिमिटेड इज एन एसएससी, एक्चुअल एसएससी है। ठीक है, XYZ लिमिटेड की 10 करोड़ रुपए की इनकम है। इस पर जो भी टैक्स पे करेगी, कौन पे करेगी? XYZ लिमिटेड पे करेगी। तो यहां पर XYZ एक्चुअल एसएससी है। डन। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपए पे करना है मिस्टर ए को। XYZ लिमिटेड ने 10 लाख रुपए पे करना है मिस्टर ए को। इस 10 लाख रुपए के ऊपर 10% टीडीएस एप्लीकेबल है। 10% का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस एप्लीकेबल है। मतलब ये टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब एक व्यक्ति पैसा देता है, अगर उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो वो टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराता है और बाकी पैसा पेई को दे देगा। पेई इस टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए ने कुछ सर्विसेज दी थी फॉर 10 लाख। ठीक है, मिस्टर ए ने कुछ सर्विसेज दी थी XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपए के बदले में। मतलब XYZ लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो मेहनताना है 10 लाख रुपए मिस्टर ए को पे करे। मगर इसके ऊपर एक प्रोविजन था कि जब XYZ लिमिटेड ये 10 लाख रुपया पे कर रही होंगे मिस्टर ए को, तो उसका 10% टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराए और 9 लाख रुपए पे करे गवर्नमेंट, 9 लाख रुपए पे करे मिस्टर ए को। तो अब XYZ लिमिटेड ने क्या करा? XYZ लिमिटेड ने 10 लाख में से टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया। टीडीएस जमा करा दिया एंड बैलेंस 9 लाख रुपीस का जो चेक है वो किसको दे दिया? मिस्टर ए को दे दिया, और साथ में 10 लाख जो टैक्स काटा है उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया। मतलब मिस्टर ए वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो अभी ये समझिए कि जब XYZ लिमिटेड ने 10 लाख रुपए मिस्टर ए को देने थे, तो XYZ लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर लॉ कि वो 10% टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराए, गवर्नमेंट का हिस्सा, और बाकी 9 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दें। यहां तक तो सिचुएशन ठीक थी। प्रॉब्लम क्या हुई? जो कैशियर था XYZ लिमिटेड का, वो टैक्स काटना भूल गया, उसने गलती से टैक्स नहीं काटा। कैशियर पेड फुल 10 लाख टू मिस्टर ए। हाँ जी, कैशियर ने पूरा 10 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दिया। कैशियर ने पूरा 10 लाख रुपए मिस्टर ए को दे दिया। अब बेटा सीधा सीधा बताओ यहां पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का। अरे भाई देखो, गवर्नमेंट को 10% मतलब 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, मगर कैशियर की गलती से गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब बट ऑब्वियस है, मिस्टर ए मान लेते हैं मिस्टर ए बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। ठीक है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। मिस्टर ए ये टैक्स पे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर बेटा समझिएगा, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई XYZ लिमिटेड के लिए, ठीक है। जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब बट अगर मिस्टर ए ये टैक्स पे कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मिस्टर ए डिसऑनेस्ट है, समझिएगा मेरी बात, मिस्टर ए टैक्स पे नहीं करते या गवर्नमेंट मिस्टर ए से टैक्स रिकवर नहीं कर पाती, तो नुकसान कितना हुआ? 1 लाख रुपए का नुकसान। कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। पहली बात, जो TDS का अमाउंट है वो लॉस है। किसकी वजह से हुआ? कैशियर। अरे भाई कैशियर किसने रखा हुआ है? XYZ लिमिटेड। गवर्नमेंट तो कैशियर को नहीं जानती ना, गवर्नमेंट तो XYZ लिमिटेड को जानती है। ये 1 लाख रुपए का जो टैक्स का नुकसान है गवर्नमेंट को हो रहा है, किसकी वजह से? XYZ लिमिटेड की वजह से। गवर्नमेंट ये 1 लाख रुपए अब किससे रिकवर करेगी? गवर्नमेंट बेटा ये 1 लाख रुपए रिकवर करेगी प्रोवाइडेड इफ मिस्टर ए डज नॉट पे। अगर मिस्टर ए पे कर देते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सस्ते में छूट जाएगी यहाँ पर XYZ लिमिटेड। ये PGP के चैप्टर में डिटेल में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझिए कि यहाँ पर मिस्टर XYZ लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराना था, जो कैशियर की गलती से नहीं कराया गया। तो बेटा यहाँ पर जो TDS है शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। और बेटा ये जो XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड को SSC माना जाएगा गलती के कारण, डीम्ड टू बी एन SSC इन डिफॉल्ट। तो जब एक व्यक्ति अपनी गलती के कारण, ठीक है, SSC बनता है, तो यह है डीम टू बी SSC। तो यहां पर XYZ लिमिटेड ने जो पैसा खुद कमाया है उसके लिए XYZ लिमिटेड क्या है? एक्चुअल SSC। मगर XYZ लिमिटेड ने अपनी गलती के कारण जो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी वो टैक्स की पूरी नहीं की, तो बेटा उस सिचुएशन में ये SSC इन डिफॉल्ट बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इस 1 लाख रुपए को पे करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा और इसमें पेनल्टी भी लगेगी, TDS के प्रोविजन अलग से लगेंगे, तो इसमें टैक्स नहीं काटने का जो है वो भी जुर्माना लगेगा, और SSC इन डिफॉल्ट का जुर्माना भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा और ये टैक्स भी लगेगा। मतलब ये भारी भरकम भूल होती है इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पर, और कंपनी के ऊपर तो वैसे ही प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा SSC के दो पार्ट हैं। SSC मींस एवरी पर्सन who is liable to pay tax or any other amount under income tax act। any other amount में क्या होता है? इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर टैक्स नहीं पे करना, इंटरेस्ट पे नहीं करना, मगर पेनल्टी पे की जा सकती है। एग्जांपल आपको दिया था मल्टीपल पेन का, ठीक है। देन SSC इंक्लूड्स, तीन होता है SSC इंक्लूड्स, नंबर 1 एवरी पर्सन अगेंस्ट whom any proceeding under income tax act is taken, नंबर 2 SSC in default, नंबर 3 deemed to be an सॉरी नंबर 2 था deemed to be an SSC और नंबर 3 है deemed to be an SSC in default, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। देखिए पर्सन और SSC की डेफिनेशन थोड़ा सा समटाइम हमारे पास ये लगता है कि यार थ्योरी है, थोड़ा बोर हो रहा है, मगर समझिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। मगर ये जो SSC की डेफिनेशन होती है ना बेटा, बाद में अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जामिनर आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जिसको हम केस स्टडी कहते हैं, वो केस स्टडी जो सेक्शन बेस्ड होती है वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो SSC की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है ये वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये थ्योरी का पार्ट हमारा डेफिनेशन जो 4 इंपॉर्टेंट थे ये कवर हो गई हमारे पास। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपके साथ कवर करूंगा और उसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे जो प्रैक्टिकल पोर्शन होगा चैप्टर 1 का, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।